आदरणीय धर्मपाल जी और हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय अवधेश जी मंच पर पधार चुके हैं और अब इस कार्यक्रम का विधिवत रूप से प्रारंभ होगा। और प्रारंभ के इस क्रम में मैं पधारे हुए सभी अतिथियों से बहुत ही विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि आप अपने महापुरुषों के चित्रों पर दीप प्रज्वलन करके और पुष्पार्चन करके आज के इस कार्यक्रम का विधिवत रूप से प्रारंभ करें। मित्रों, हम सब लोग जानते हैं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रवास पिछले 2 दिनों से उत्तर प्रदेश में चल रहा है। कल दिनांक 4 जुलाई को उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने, अवध क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने, लखनऊ महानगर और मखऊ जनपद के कार्यकर्ताओं ने अपने हृदय की गहराइयों से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत किया और उसका परिणाम है कि कल इतना शानदार स्वागत हुआ कि पूरे उत्तर प्रदेश की मीडिया में, नेशनल मीडिया में, सभी चैनलों में लगातार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत कल दिन भर छाया रहा। आज सभी अखबारों में जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत जो है आज छपा है। पूरा अखबार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्वागत के समाचारों से रंगा हुआ है और आज बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि प्रवास के ही क्रम में आज माननीय हमारे अवध क्षेत्र के शक्ति केंद्र संयोजकों के जो ये महत्वपूर्ण सम्मेलन है, जो आने वाले चुनाव के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी का आज मार्गदर्शन और पाथेय हम सबको मिलेगा। इसलिए हम सभी कार्यकर्ता बहुत ही उत्साहित हैं और बहुत ही हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। मित्रों, सभी अतिथिगणों से और जितने भी प्रतिभागी हैं, हमारे जो देवतुल्य कार्यकर्ता पदाधिकारी, सबसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध है कि अपने स्थान पर खड़े होंगे। वंदे मातरम के लिए सभी लोग वंदे मातरम एक साथ गाया जाएगा। भारत माता की, भारत माता की। मित्रों, अब कार्यक्रम को विधिवत रूप से आगे बढ़ाते हुए स्वागत का कार्यक्रम अब प्रारंभ होगा और स्वागत के इस क्रम में मैं माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करता हूं कि आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी का पुष्प गुच्छ दे करके स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय इसके बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे उत्तर प्रदेश के बहुत ही यशस्वी जनप्रिय माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय पंकज चौधरी जी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इस अवध की धरती पर, इस
कार्यक्रम में स्वागत करेंगे। स्वागत के इस क्रम में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत, अरे भाई रुकिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत हमारे जो हैं इस क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय अवधेश द्विवेदी जी आए और साथ ही उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता उपाध्यक्ष आदरणीय ब्रिज बहादुर जी दोनों लोग आकर के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पुष्प गुच्छ और स्मृति चिन्ह देकर के अवध क्षेत्र द्वारा आयोजित आज के इस शक्ति केंद्र सम्मेलन के कार्यक्रम में सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर के एक बार करतल ध्वनि से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे और आप बताएंगे कि कितना ऊर्जा और उत्साह आपके अंदर है आज इस शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन कार्यक्रम में। इसी के साथ मैं प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय दुर्गविजय साक्य जी से अनुरोध करता हूं कि आज के कार्यक्रम में पधारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन आदरणीय बीएल संतोष जी का आकर के स्वागत करेंगे आदरणीय दुर्गविजय साक्य जी। इसके साथ ही मैं प्रदेश के महामंत्री आदरणीय विजय मिश्रा जी से निवेदन करता हूं कि उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय जनप्रिय माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत करेंगे श्रीमान अभिजात मिश्रा जी। इसी के साथ प्रदेश के उपाध्यक्ष श्रीमान देवेश कोरी जी स्वागत करेंगे आज के इस सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के यशस्वी जनप्रिय प्रदेश अध्यक्ष और केंद्र सरकार में मंत्री आदरणीय पंकज चौधरी जी का। उत्तर प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय रमेश सिंह जी से आग्रह है कि वो उत्तर प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय जनप्रिय माननीय उप मुख्यमंत्री पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय केशव मौर्य जी का स्वागत करें श्रीमान रमेश सिंह जी। इसी के साथ उत्तर प्रदेश के प्रदेश मंत्री श्रीमान बसंत त्यागी जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो आदरणीय उप मुख्यमंत्री वरिष्ठ नेता श्रीमान माननीय पंकज ब्रजेश पाठक जी का आकर के स्वागत करेंगे श्रीमान बसंत त्यागी जी। श्रीमान प्रदेश मंत्री पूर्व विधायक श्रीमान विजय राजभर जी से अनुरोध है कि अपने प्रदेश महामंत्री संगठन शिल्पी माननीय धर्मपाल जी का आकर के स्वागत करेंगे। हमारे क्षेत्र के उपाध्यक्ष श्रीमान राजीव मिश्रा जी से अनुरोध है कि हमारे अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय अवधेश द्विवेदी जी का स्वागत करेंगे। और मित्रों, स्वागत का क्रम यही इसके बाद संपन्न होगा। हम सब जानते हैं कि आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नितिन नवीन जी का दृढ़ नेतृत्व, संकल्प, संगठनात्मक कुशलता और राष्ट्र सेवा के उच्च आदर्शों का प्रतीक है। आपके व्यक्तित्व में एक कुशल रणनीतिकार की दूरदर्शिता, एक समर्पित कार्यकर्ता की सादगी है और एक प्रेरक नेतृत्वकर्ता की ऊर्जा का अद्भुत संगम है। और मैं इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं अनुरोध करूंगा अपने मंचासीन माननीय उत्तर प्रदेश के बहुत ही यशस्वी जनप्रिय माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय पंकज चौधरी जी का कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अवध की इस धरती पर स्वागत करें और अपना उद्बोधन दे माननीय प्रदेश अध्यक्ष। अवध क्षेत्र के शक्ति केंद्र प्रमुखों के इस बैठक में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय बीएल संतोष जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश के संगठन महामंत्री आदरणीय धर्मपाल जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष अवधेश त्रिवेदी जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी
शक्ति केंद्र प्रमुख से आए हुए कार्यकर्ता साथियों, सभी जिले के पदाधिकारी, मंचासीन हमारे सभी प्रदेश के पदाधिकारी, उपस्थित साथियों, मैं आज इस लखनऊ की धरती पर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जो कि एक शक्ति केंद्र प्रमुखों की बैठक में उपस्थित हैं, ऐसे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का राष्ट्रपीड़ा स्थल पर आप सबकी तरफ से, पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। साथियों, मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम के स्थल, राष्ट्रपीड़ा स्थल के बारे में 2 शब्द कहना चाहता हूं। ये पीड़ा स्थल हमारे देश के 3 महान विभूतियों डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पंडित पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित है। इन तीनों ने ही हमारी पार्टी को सींचा है और वो वैचारिक आधारशिला दी है, जिसे हम लगातार कहते हैं कि हम विचारधारा आधारित पार्टी हैं। मैं इन तीनों महान विभूतियों को नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। साथियों, इस पीड़ा स्थल का लोकार्पण 2025 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी 25 दिसंबर को किया था, जिन्होंने 3 महान विभूतियों के विचारधारा को पिछले 12 सालों में अगर देखें तो जमीन पर उतारने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। साथियों, ये हमारा परम सौभाग्य है कि इस प्रेरणा स्थल पर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, राजनीतिक पार्टी, जिसका शीर्ष नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री नितिन नवीन जी का हमें मार्गदर्शन प्राप्त होने वाला है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन हमें आने वाले समय में दिशा भी देगा और ऊर्जा भी देगा। मुझे अत्यंत गर्व है कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी को माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो हमें मार्गदर्शन मिल रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रगति के पथ पर और हम विश्व के सबसे बड़ी पार्टी बने हुए हैं। वर्तमान में हमने केंद्र में 3री बार सरकार बनाई है, उत्तर प्रदेश में हमने 2री बार सरकार बनाई है और 22 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी की सरकारें चल रही हैं। और अभी हालिया में अगर आप देखें तो पश्चिम बंगाल की तो जीत अपने आप में बहुत सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है। मित्रों, साथियों, पिछले 12 वर्षों में अगर आप देखें तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस देश के लिए जो हमारी पार्टी की रीत रहा, सिद्धांत रहा, नीति रहा, उसके आधार पर पंडित दीनदयाल जी के अंत्योदय के उस निर्णय पर, उस आह्वान पर अगर देखें तो देश में जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के आधार पर काम किया है, अगर 12 साल में देखें तो अंतिम व्यक्ति जो आम आदमी को जो मूलभूत आवश्यकता होती है, उन सभी आवश्यकताओं को बिना किसी भेदभाव के पूरा करने का काम किया है। हम देश में, इस देश की अर्थव्यवस्था, जब कोविड पीरियड में पूरा दुनिया की अर्थव्यवस्था बैठ गई थी, भारत की भी अर्थव्यवस्था बैठ गई थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और जब हम 5 ट्रिलियन की तरफ अपना लक्ष्य अग्रसर कर रहे हैं। साथियों, आज स्टार्टअप के माध्यम से अपने नौजवानों को, जो पूरे देश में सैकड़ों में स्टार्टअप होता था, लेकिन आज देश के नौजवानों को आज लाखों में स्टार्टअप हमारे देश में काम कर रहे हैं। आज मोबाइल निर्माता में हम दुनिया के दूसरे स्थान पर हम पहुंच गए हैं। साथियों, रक्षा निर्माण में जो हमारा ही प्रदेश ब्रह्मोस मिसाइल आज बना रहा है, आज हम इंपोर्ट पे निर्भर नहीं हैं, आज भारत एक्सपोर्ट कर रहा है। शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे डेवलपमेंट का क्षेत्र हो, चाहे पोर्ट हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे एम्स हो, इन सब चीजों में आज भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, अगर देखें तो आज उत्तर प्रदेश जो देश में दुनिया भर के एक्सप्रेस बन रहे हैं, उसमें से 60% हिस्सा आज उत्तर प्रदेश में है। और निश्चित तौर से आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 9 साल के भीतर आज उत्तर प्रदेश की पहचान बदलने का काम किया है, तो योगी आदित्यनाथ ने जी किया। मित्रों, पहले उत्तर प्रदेश को गुंडा माफियाओं के नाम से जाना जाता था। हर डिस्ट्रिक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया हुआ करते थे, लेकिन आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को आज हम एक्सपोर्ट तेज गति से दुनिया में करने का काम कर रहे हैं।
आज देश के ही लोग नहीं बल्कि दुनिया के निवेशक आज उत्तर प्रदेश में निवेश करने आ रहे हैं। मित्रों, जहां तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, आप याद करिए कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति थी। हमारी मां बहनें शाम को घर से बाहर नहीं निकाल सकती थी। हमारा व्यापारी हमेशा डरा डरा सा रहता था। लेकिन 9 सालों के भीतर अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश में किसी मां के लाल को ने दूध नहीं पिलाया कि किसी की तरफ कोई आंख देख सकता है। ऐसा लॉ एंड ऑर्डर का प्रतीक हमने दिया है। साथियों, आज जो मैं सादे समय नहीं लूंगा, बहुत जगह भी अध्यक्ष जी को जाना है, लेकिन आज हमारी ये बैठक जो है, जो हमारी शक्ति केंद्र प्रमुखों की बैठक है, आप समझ सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण पद पे आप लोग हैं। यह आपको संबोधन करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय महासंगठन महामंत्री बीएल संतोष जी आपको यहां पर कहीं ना कहीं अपना मार्गदर्शन देने आए हैं। इसका महत्व आप समझ सकते हैं कि आप कितने महत्वपूर्ण पद पे हैं। क्योंकि मैं भी चुनाव लड़ता हूं, मैं कार्यकर्ताओं के भाव को जानता हूं और मैं जानता हूं कि कौन सा कार्यकर्ता कितना महत्वपूर्ण है। चुनाव के समय दुनिया भर का तमाम काम हम लोग करते हैं, रैली करते हैं, सभा करते हैं, जनसंपर्क करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंतिम में जाकर हम अपने बूथ पर टिक जाते हैं और उस बूथ को चलाने का काम हमारे शक्ति केंद्र के हमारे प्रमुख करने वाले हैं। मित्रों, इसलिए आप सब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। साथ ही साथ हम ये कहना चाहते हैं कि पार्टी ने जो भी एक काम दिया है, मन की बात का काम, कि हर महीने हमें अंतिम रविवार को मन की बात होनी है और उस मन की बात के एक हफ्ता पहले हमारे शक्ति केंद्रों की बैठक होनी है। उस शक्ति केंद्रों की बैठक में निश्चित तौर से हमें उत्तर प्रदेश में सुनिश्चित करना है कि जिस प्रकार से जिले की बैठक, मंडल की बैठक होती थी, उसी प्रकार से हर महीने हमारा बूथ की बैठक सुनिश्चित हो सके। और मन की बात में अगर हम लोग 100% उपस्थिति करा सके तो पार्टी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और साथ ही साथ जो हमारा डिजिटल लर्निंग का प्रोग्राम आया है, उसको भी हमें तेजी से करना है साथियों, ताकि ये काम अगर हम कर लिए तो आने वाले 2027 में भारतीय जनता पार्टी को 2017 से भी बड़ा जीत दिलाने में यही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आगे बढ़कर के काम करेंगे। क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अगर खड़ा हो गया तो उत्तर प्रदेश में कोई ताकत नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार हैट्रिक लगाने से रोक सकती है। इसलिए मैं आप सबका नमन करता हूं, निवेदन करता हूं कि जो भी काम पार्टी ने दिया है, खासतौर से जो हमारी मन की बात का विषय है और लर्निंग वाली विषय है, इसको हम ठीक ढंग से करेंगे और हर बूथ पे हम बैठक सुनिश्चित कराएंगे। यही निवेदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। मित्रों, हम सबको विदित है कि यह राष्ट्र प्रेरणा स्थल का निर्माण लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय उप मुख्यमंत्री द्वय, आप सभी के प्रयास से संपन्न हुआ। और बहुत ही खुशी की बात है कि पिछले 25 दिसंबर 2025 को माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा इस राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन हुआ था। उस पूरे उद्घाटन कार्यक्रम का एक कॉफी टेबल बुक बनी है। बहुत ही आज एक अवसर है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय राष्ट्रीय महामंत्री संगठन, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सभी लोगों से विनम्रता पूर्वक अनुरोध है कि इस कॉफी टेबल बुक का विमोचन करके जो माननीय मोदी जी का दौरा हुआ था, जो उद्घाटन का कार्यक्रम हुआ था, वो सारा कुछ इस कॉफी टेबल बुक में है। और इसलिए आज के इस शुभ अवसर पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रवास के क्रम में इस कॉफी टेबल बुक का विमोचन हो रहा है। मित्रों, एक छोटी सी गलती मेरे से हो गई। आदरणीय क्षेत्रीय अध्यक्ष श्रीमान अवधेश द्विवेदी जी को इस सम्मेलन के बारे में जो उन्होंने बारीक तैयारियां कराया है, उस तैयारियों के बारे में 2 मिनट बोलना था। तो अब मैं उनसे अनुरोध करता हूं, मंच से आदेश लेकर के मैंने ऐसा किया है और वो आए और संक्षेप में अपनी बात रखें, तैयारियों के बारे में बताएं। आदरणीय अवधेश। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मित्रों, आज मंच पर जिनका पाथेय हमें प्राप्त होगा, ऐसे राष्ट्र जीवन में
संगठन सेवा और समर्पण की सजीव परंपरा के संवाहक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी का मैं अवध क्षेत्र की इस पावन भूमि पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। उन्हीं के साथ साथ संगठन साधना के तपस्वी कार्यकर्ता, निर्माण की सुदीर्ण परंपरा के प्रखर शिल्पी माननीय राष्ट्रीय महामंत्री संगठन श्रीमान बीएल संतोष जी का मैं अवध की भूमि पर स्वागत वंदन करता हूं। इसी के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार में लोकप्रिय मुख्यमंत्री तथा अनुशासन के प्रतीक पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का हृदय से स्वागत अभिनंदन है। साथ साथ हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष तथा केंद्र सरकार में राज्य मंत्री, आपका इस अवध की भूमि पर लखनऊ में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। अपने उप मुख्यमंत्री द्वय आदरणीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी तथा श्री ब्रजेश पाठक जी, आपका इस अपने शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन में बहुत स्वागत अभिनंदन तथा वंदन है। आज हम लोगों को जिन्होंने संगठन सिखाया, हम लोगों को जिन्होंने संगठन के पथ पर चलना सिखाया, ऐसे हम लोगों के संगठन शिल्पी आदरणीय श्री धर्मपाल जी भाई साहब का मैं हृदय से स्वागत अभिनंदन करता हूं। इस मंच पर विराजित हमारे इस कार्यक्रम के संचालक आदरणीय श्री संजय राय जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज जिस प्रकार से अवध की एक एक कोने कोने से आप सुबह से चल के इस तपती दोपहरिया में चिलचिलाती धूप में आज इस अवध की पावन भूमि पर जिनका सानिध्य प्राप्त करने वाले हैं, आज वह उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन के मुखिया के रूप में हम लोगों के सामने विराजित हैं। हम उनका करतल ध्वन से स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय महामंत्री संगठन जी, हमारे अपने इस 15 जनपद के सभी संयोजक गण जो शक्ति केंद्रों को देख रहे हैं, आज आपके निर्देश के अनुसार मित्रों, आज समय आ गया है, कृपया उठा दो हाथ जो आपके हाथ में है। आप सब अपने रजिस्टर को अपने हाथ में लेके, जो हमारा शक्ति केंद्र का रजिस्टर है, आज अपने हाथ में लेके लहरा दीजिए, अपने शीर्ष नेतृत्व को बता दीजिए कि मैं आपके द्वारा दिए गए वचनों को 100% निभा रहा हूं। भारत माता की, बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मित्रों, आपके उत्साह को नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले बहुत ही यशस्वी लोकप्रिय माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी से अनुरोध करता हूं कि आज के इस शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन के कार्यकर्ताओं में को आप अपना उद्बोधन मार्गदर्शन देने की कृपा करें। माननीय ब्रजेश पाठक जी। गर्मी बहुत है ना, आ गए सब लोग। दाएं वाले कुछ कमजोर पड़ रहे हैं, बोलो भैया। सुनाई पर रहो ठीक तेरे, बाएं घाएं ठीक, तो पीछे वाले भैया सुनाई पर रहो ना, गर्मी ढेर है ना। चलो कोई बात नहीं, अध्यक्ष जी आए हैं तो गांव जाए के रे खूब बनैबे है लपट, ठीक है ना, पूरी ताकत से जोर ते लग जाइबे है, ठीक है ना। बोलो भारत माता के, भारत माता के। आज अवध क्षेत्र के शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित दुनिया की सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री जिन्होंने पूरा जीवन संगठन के प्रति समर्पित कर दिया, ऐसे आदरणीय बीएल संतोष जी, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री आदरणीय पंकज चौधरी जी, उत्तर प्रदेश के
लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष रहे आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, प्रदेश संगठन महामंत्री, संगठन के शिल्पी आदरणीय धर्मपाल जी और क्षेत्रीय अध्यक्ष अभी जो रजिस्टर वाला बनवा के लाए, जो बजा दो ताली अध्यक्ष जी के लिए, बहुत सही काम किए हैं। सांच को आंच नहीं और नकल टिप्पणी की जरूरत नहीं, सबको बता दिया कि संगठन किस ढंग से तैयार है। मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बधाइयां देता हूं। और संजय राय जी प्रदेश महामंत्री, बहुत मेहनती आदमी, हमारे संचालन कर रहे हैं। सामने बैठे सभी हमारे भाई बहन और मीडिया के साथी, 2-3 बातें करीबो फिर चले जाइए, ठीक है ना? सही है कि नहीं? याद करो मोदी जी का कही रहन, मोदी जी कही रहन कि देश में यहां केवल 4 ही बिरादरी, 4 ही जाति हैं। कही रहन कि नहीं कही रहन? बताइए तनिक, कौन कौन जाति है? पहली जाति है गरीब। बोलो कही रहन कि नहीं कही रहन? बोलो ना। फिर बोले थे महिला, क्या बोले थे? और तीसरा बोले थे किसान, क्या बोले थे? और चौथी जाति क्या बताए थे देश की? युवा। बोले थे कि नहीं बोले थे? अच्छा सोचो आप, दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल और एक युवा लड़का जो सबसे पीछे बैठा, झंडा लगाए, पगड़ी बांधे, भगवा झंडा हाथ में, क्या सोच सकता था कि पीछे बैठा व्यक्ति कभी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा? कोई सोच सकता था क्या? यह केवल भारतीय जनता पार्टी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस ढंग से दुनिया को यह दिखाया कि भारत कदम ताल करेगा दुनिया के साथ आधुनिकता के दौर में, चाहे अंतरिक्ष विज्ञान हो, चाहे कृषि विज्ञान हो, तो युवाओं के हाथ में देश की तस्वीर और तदबीर लिखने की मैं ताकत देने का काम करूंगा। आज मैं कह सकता हूं, यह केवल नितिन नवीन जी का सम्मान नहीं है, यह देश के युवाओं का सम्मान है, प्रदेश के युवाओं का सम्मान है। मैं उत्तर प्रदेश के युवाओं से कहना चाहता हूं कि नितिन नवीन जी के रूप में आपको एक ऐसा व्यक्तित्व मिला है जो दुनिया को दिखाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व युवा भी कर सकता है, युवा साथी भी कर सकता है। और नितिन नवीन जी को आप अच्छी तरह जानते हैं, वो बिहार से आते हैं और बिहार में एक बच्चा जब जन्म लेता है तो देश आजाद होता है और उत्तर प्रदेश उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करता है। बिहार में जब एक बच्चा जन्म लेता है तो देश में इमरजेंसी की जंजीरें तोड़ने का काम करता है। आज हम कह सकते हैं बिहार में जन्म लिया नितिन नवीन जी के रूप में युवा पूरे देश में दिखाने का काम करेगा कि भारतीय जनता पार्टी 27 में भी प्रचंड बहुमत के साथ आएगी और 29 में भी फिर प्रचंड बहुमत के साथ मोदी जी के नेतृत्व में आएगी। यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आप सब जानते हैं महिलाओं के बारे में चर्चा होती है, सभी राजनीतिक दल महिला महिला करते हैं, लेकिन समाज की गरीब महिला को, सर्व समाज की महिलाओं को, दलितों को, पिछड़ों को यदि सम्मान देने का काम किसी ने किया है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिखाने का काम किया है। महिला आरक्षण बिल आया, संशोधन बिल, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, तृणमूल जैसे दल घड़ियाली आंसू बहा रहे थे। उनको लगता था सत्ता उनके हाथ से खिसक जाएगी। महिलाओं के हक को लूटने का काम किया, डाका डालने का काम किया, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वो समय आ गया है। उत्तर प्रदेश की माताओं बहनों ने कमर कस ली है। एक एक महिला आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय नितिन नवीन जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को कमल खिला करके ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे दलों का सुपड़ा साफ करने का काम करेगी। मैं किसानों की चर्चा करना चाहूंगा। किसान के बारे में आप जानते हैं, प्रधानमंत्री जी से पहले 2014 से पहले कौन सोचता था किसानों को पेंशन मिलेगी? 6,000 रुपया किसानों के खातों में जाता है। अब खाद के लिए लाठियां नहीं चलती है, मृदा परीक्षण होता है कि किसान क्या खेत में पैदा करेगा, उसको वैज्ञानिक बताने का काम करते हैं। हमारी ड्रोन दीदी लखपति बन रही है, करोड़पति बन रही है। आज हम कह सकते हैं
आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हर गरीब को पक्का मकान दिया है, शौचालय दिया है, गैस कनेक्शन दिया है, बिजली का कनेक्शन दिया है, 5 लाख तक के निःशुल्क इलाज की गारंटी दी है और देश के 80 करोड़ और प्रदेश के 12 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन देकर के गरीबों को भी उनका हक दिलाने का काम किया है। अब आप सबकी जिम्मेदारी है, अपने सक्सेन के मित्रों से कहना चाहता हूं, हमको हर बूथ पर जाना होगा, हर जगह बताना होगा कि उत्तर प्रदेश को 17 में जिस ढंग से आपने सत्ता सौंपी थी भारतीय जनता पार्टी को, 17 से पहले समाजवादी पार्टी का गुंडा राज था, बहु बेटी की इज्जत आबरू खतरे में थी। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनती है तो गुंडा बदमाश माफिया क्या करते हैं? उत्तर प्रदेश में गुंडा बदमाश माफिया कोई बचा है प्रदेश में? बताना भैया, कोई बचा है? आज जब शाम को होता है, हमें अच्छी तरह याद है, हम लोग छोटे थे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, छोटे थे तो चर्चा होती थी गांव में शोले के पिक्चर को देख करके, सो जाओ नहीं तो गब्बर आ जाएगा। आज गुंडा माफिया अपने घर में लुप लुप कर रहे हैं, लुप लुप जानते हो ना, लुप लुप कर रहे हैं कि योगी जी आ जाएंगे। आज हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने का काम माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने किया है। घंटी बज गई है, आप सबसे यही निवेदन है, सब लोग कमल को खिला दो और घर घर बात पहुंचा दो। बोलो भारत माता के। मित्रों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब बहुत विनम्रता पूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले बहुत ही वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी हम सबका मार्गदर्शन करें। चलिए, दोनों हाथ उठा करके बोलिए भारत माता की। ये आवाज नहीं आई, अध्यक्ष जी को कैसे पता चलेगा कि यहां 2027 में साइकिल को पंचर करके आप सैफई भिजवाने वाले हैं? ये संदेश जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहुत ही सरल और बहुत ही विनम्र और बहुत ही अनुभवी माननीय श्री नितिन नवीन जी का मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के प्रेरणा स्थल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इतने धीरे से ताली। मंच पर हमारे प्रदेश के यशस्वी सम्मानित मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, जिनके नेतृत्व में 9 साल में उत्तर प्रदेश को 90 साल आगे ले जाने का काम किया गया है, जिससे विपक्ष बौखलाया हुआ है। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री पंकज चौधरी जी, जो भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री हैं, प्रदेश का खजाना भी और देश का खजाना भी उत्तर प्रदेश की खुशहाली के लिए समर्पित है। मैं माननीय अध्यक्ष जी का भी बहुत स्वागत करता हूं। हमारे संगठन महामंत्री, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय श्री BL संतोष जी, जिनका आगमन आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, उनका भी आगमन हुआ है। हमारे प्रदेश के आदरणीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, जिनका भी बहुत ही ओजस्वी उद्बोधन आपने सुना है। हमारे प्रदेश के जो संगठन महामंत्री संगठन के कार्य को बहुत ही योग्यता से कर रहे हैं, ऐसे आदरणीय श्री धर्मपाल जी, संजय जी, क्षेत्र के जो अध्यक्ष अभी बने हैं श्री अवधेश द्विवेदी जी, उन्होंने जो प्रमाण पत्र दिया कि मेरे शक्ति देख केंद्र के संयोजक केवल घर में बैठे नहीं रहते, वो अपनी फाइल लेकर के चलते हैं और सपा की विदाई सदा सदा के लिए करने के लिए यहां पर आए हैं। मैं आप सभी कार्यकर्ताओं का हृदय से स्वागत अभिनंदन करते हुए, क्योंकि हम सबको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनना है और ज्यादा समय माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना है, ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा, लेकिन आप सबसे इतना जरूर कहूंगा कि यह साधारण बैठक नहीं है। मैं ये कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 में 2017 से बड़ी विजय प्राप्त करने का श्री गणेश गोमती के तट से, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल से या शक्ति केंद्र के संयोजकों के द्वारा होने जा रहा है। तैयार हो ना सब लोग? दोनों हाथ उठा के बताओ, तैयार हो? मुझे आप पर भरोसा है,
आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम, विकास की गंगा बहाने का काम, गरीब कल्याण की योजनाएं गरीबों तक पहुंचाने का काम, बेरोजगारों को रोजगार दिलाने का काम, 9 साल में 9 लाख से अधिक युवाओं को भ्रष्टाचार मुक्त नौकरियां दिलाने का काम जिन्होंने किया है, उनके नेतृत्व में तीसरी बार उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनाने के लिए कोई कमी तो नहीं रखोगे? कोई कमी तो नहीं रखोगे? इधर पीछे वाले हाथ से उठा, कोई कमी तो नहीं रखोगे? मैं आप सब पर यही भरोसा रखते हुए, लंबी बात न करते हुए, 2027 तक जाइए सब कुछ भूल, याद रखिए माननीय नरेंद्र मोदी और कमल का, दोनों हाथ और कमल का, और कमल का। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूं कि आज के इस सख्त केंद्र संयोजकों के सम्मेलन में आप अपना महत्वपूर्ण उद्बोधन मार्गदर्शन देने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। सियावर रामचंद्र भगवान के, सियावर रामचंद्र भगवान के, योगेश्वर श्री कृष्ण के, योगेश्वर श्री कृष्ण के, भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे वंदे। नमः पार्वती पतिये हर हर। राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर भारतीय जनता पार्टी के सख्त केंद्र संयोजकों के आज के इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री सम्माननीय श्री BL संतोष जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री माननीय पंकज चौधरी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश संगठन के महामंत्री सम्माननीय धर्मपाल जी, अवध प्रांत के नवनियुक्त क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री अवधेश द्विवेदी जी, अवध प्रांत के शक्ति केंद्र संयोजकों के आज के इस सम्मेलन में उपस्थित इस प्रांत के सभी पदाधिकारीगण, शक्ति केंद्र के सभी संयोजकगण, उपस्थित बहन और भाइयों, उत्तर प्रदेश के इस प्रथम शक्ति केंद्र संयोजकों के सम्मेलन में मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी का, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री माननीय BL संतोष जी का आप सबकी ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप में से हर कार्यकर्ता इस बात को जानता है कि 25 दिसंबर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस राष्ट्र प्रेरणा स्थल को राष्ट्र को समर्पित किया था। ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल वही स्थल है जहां पर भारत को भारत की आत्मा से परिचित कराने वाले स्वतंत्र भारत के 3 महान विभूतियों की जीवन दर्शन पर आधारित उनकी 65 फुट ऊंची प्रतिमाओं के साथ साथ निरंतर प्रेरणा प्रदान करने वाले इस म्यूजियम के माध्यम से देश को और वर्तमान पीढ़ी को एक नई प्रेरणा प्रदान हो रही है। बहनों और भाइयों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत की आजादी के आंदोलन के दौरान एक ऐसा नाम जिन्होंने अंग्रेजों की कुटिलता के खिलाफ बंगाल के विभाजन का विरोध करते हुए उस आंदोलन का हिस्सा बनते हुए पूरे बंगाल को पाकिस्तान में देने की साजिश को विफल करने का कार्य किया था। आज का जो बंगाल है, वेस्ट बंगाल है, अगर यह आज भारत के अंदर है और वहां हिंदू सुरक्षित है, इसका श्रेय जाता है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। आज कश्मीर भारत के अंदर जिस रूप में है, कश्मीर में धारा 370 समाप्त हुई है, श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कारण, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के कारण, लेकिन प्रेरणा पुंज हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। उन्होंने 1953 में कश्मीर के लिए धारा 370 समाप्त करने के लिए अपने आप को बलिदान किया था। एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान, 2 निशान नहीं चलेंगे का नारा देते हुए उन्होंने परमिट सिस्टम का विरोध किया था और कहा जम्मू कश्मीर भी भारत का हिस्सा है और इस पर शेष भारत का कानून बराबर लागू होना चाहिए। वह सपना साकार हुआ है जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार किया। याद करें, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो या भारतीय जनसंघ का कार्यकर्ता, सदैव एक ही नारा हमेशा लगाता था, जहां हुए शहीद मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। ये नारा केवल नारा नहीं था, ये भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक प्रतिबद्धता का प्रतीक था और उस सपने को साकार किया है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, आज आप देश के अंदर देखते होंगे गरीब कल्याणकारी योजनाएं जो भी बन रही हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों के अंदर जितनी भी वेलफेयर की स्कीम चली है, चाहे वह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा की आयुष्मान भारत की योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, स्वच्छ भारत मिशन हो, जीवन ज्योति बीमा योजना हो, जीवन सुरक्षा बीमा की योजना हो, यह देश के बिना भेदभाव के अंतिम पायदान पर बैठे हुए गरीब के लिए समर्पित है। यह अंत्योदय की प्रेरणा हमें प्राप्त होती है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के उस सपने को साकार किया है
प्रधानमंत्री मोदी जी की गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से और उन गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आज भारत के अंदर बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ अंतिम पायदान पर गया है, तो उसका प्रेरणा स्रोत है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। सुशासन कैसे होना चाहिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ कैसे टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। पहला सूत्र है शासन की स्थिरता। राजनीतिक स्थिरता के बगैर शासन स्थिर नहीं हो सकता। भारत के अंदर राजनीतिक अव्यवस्था को, राजनीतिक स्थिरता को समाप्त करके शासन में स्थिरता आए, इसके प्रेरणा है सर्वदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी। याद करिए 1990 के दशक के उस दौर को, लगातार सरकारें बनती थी, बिगड़ती थी, आती थी, जाती थी, खरीद फरोख्त होती थी। 1996 का अटल जी का वक्तव्य सुनिए, जब उन्होंने 13 दिन की सरकार को गंवाई थी। उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसको नहीं प्रेरित करेंगे, इसको नहीं आगे बढ़ाएंगे। और उस समय सर्वदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा चुनाव का मुकाबला करेंगे। 98 से लेकर के 2004 तक देश के अंदर एक स्थिर सरकार देकर के, राजनीतिक स्थिरता के दौर को भारत के अंदर ला करके फिर सुशासन का एक मॉडल उन्होंने दिया। सुशासन का वो मॉडल जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रेरणा से आगे बढ़ा था, आज वह देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक साथ, चाहे वह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भारत की एकता का संदेश हो, चाहे वह पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय की प्रेरणा हो, चाहे वह सर्वदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी के सुशासन का मॉडल हो, या अगर किसी ने किया है तो आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने नए भारत के अंदर देखा है। हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि हमने मोदी जी के भारत की सुरक्षा के मॉडल को, वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ी हुई प्रतिष्ठा के इस मॉडल को, भारत की सुरक्षा के मॉडल को, विकसित भारत की संकल्पना के साकार होते हुए मॉडल को आज हम देख रहे हैं, उसको आत्मसात कर रहे हैं। और विरासत और विकास का मॉडल कैसे हो सकता है, इसका केंद्र बिंदु बनाया है प्रधानमंत्री जी ने भारत के हृदय स्थल के रूप में जाने जाने वाले उत्तर प्रदेश को। पिछले 9 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के उस मॉडल को यहां अक्षर से उतारने का काम किया है। कोई सोचता था आज से 9 वर्ष पहले काशी में काशी विश्वनाथ धाम इतना भव्य बन जाएगा? कोई सोचता था अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि और अयोध्या नगरी इतनी सुंदर हो जाएगी कि त्रेता युग का स्मरण कराएगी? कोई सोचता था मां विंध्यवासिनी का धाम इतना सुंदर बन जाएगा? कोई सोचता था उत्तर प्रदेश में भव्य और दिव्य कुंभ वैसे होगा? कोई सोचता था नैमिषारण्य की सुंदरता ऐसे होगी? कोई सोचता था कि वृंदावन और मथुरा में भी द्वापर युग का स्मरण होता हुआ दिखाई देगा? कोई सोचता था सुखतीर्थ फिर से त्रेता युग का स्मरण कर द्वापर युग का स्मरण कराएगा? आज ये सब डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार करा रही है। विरासत भी है तो विकास का मॉडल, इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, इनलैंड वाटरवे, रैपिड रेल, इस सब का मॉडल आज यूपी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग के एक हब के रूप में यूपी का बढ़ती हुई ताकत। हमारे पास अगर हम ड्रोन बना रहे हैं तो हम ब्रह्मोस मिसाइल भी बना रहे हैं। यही अंतर है। 2017 के पहले पिछली सरकारें माफिया पालती थी, हर जिले में अपने गुर्गों से कट्टा और बम बनवाते थे लूटपाट करने के लिए, और आज हम देश की सुरक्षा के लिए ब्रह्मोस मिसाइल बना रहे हैं लखनऊ में। हमारे लिए राष्ट्रीय सुरक्षा महत्वपूर्ण थी, उनके लिए अपना लूट तंत्र मजबूत करना महत्वपूर्ण था, और उसके लिए वे लोग लगे रहे।
ये वे लोग हैं जिनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं। भारत का विरोध करना, भाजपा का विरोध करते करते कब वे भारत का विरोध करेंगे कोई पता नहीं, उनके दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है। वे निरंतर इसके साथ लगे रहते हैं, वे लगातार इन कर्मों के साथ जुड़े हुए हैं। उनकी आस्था तब आहत नहीं होती है जब बाबरी ढांचे का समर्थन वे लोग करते हैं, तब भारत की आस्था की चिंता उनको नहीं होती है। जब वह भारत के मानबिंदुओं का अपमान करते हैं, जब लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद का बड़ी बेशर्मी के साथ ये लोग समर्थन करते हैं, तब इनको भारत की आस्था और उत्तर प्रदेश की आस्था की चिंता नहीं होती है। लेकिन वोट बैंक की तब चिंता होती है। लेकिन जब भारत की आस्था को आहत करना हो तो प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से इनके द्वारा प्रहार करने के कोई मौके नहीं चूके जाते हैं। बहनों और भाइयों, हम सबको याद रखना होगा, आज जो विकास दिखाई दे रहा है, आज जो सुरक्षा का मॉडल है, आज जो सुशासन का मॉडल है और जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार समाज के प्रत्येक तबके के लिए, क्या वो युवा हो, क्या वह आधी आबादी बहन और बेटियों के स्वावलंबन और सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, क्या वह अन्नदाता किसान हो या गरीबों तक शासन की योजना का लाभ बिना भेदभाव के उपलब्ध करवाने का कार्य बिना रुके हुए, बिना डिगे हुए, बिना झुके हुए, बिना थके हुए निरंतर पहुंचाने का कार्य कर रही है। और यही तो पीड़ा है इन विपक्षी दलों को, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इन सब की चिंता यही है कि जिस तबके को ये जाति के नाम पर बांटते थे, वर्ग के आधार पर विभाजित करते थे, वह तबका तो गरीब कल्याणकारी योजना के माध्यम से गरीब को, किसान को, नौजवान को और महिलाओं को डबल इंजन की सरकार ने अपने के साथ जोड़ने का काम किया है, भारत की एकता और अखंडता के लिए, क्योंकि हर भारतीय जनता पार्टी का समर्पण है और उस कार्य को, उस संकल्प को पूरा कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार। और इसलिए वे विभाजन की अपनी सारी की सारी मेहनत का कहीं ना कहीं ठीकरा अब फोड़ करके भारत की आस्था पर प्रहार करने का कार्य कर रहे हैं। और इसीलिए मैं आप सबका आह्वान करूंगा, यह समय है हमारे लिए जब हम इन सब के प्रति जागरूक हों। शक्ति केंद्र का मतलब भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था का वह केंद्र बिंदु जहां से एक एक मतदाता के साथ हमारा संवाद शुरू होता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा कहा है, चुनाव जीतने का मतलब विधानसभा में चुनाव नहीं लड़ा जाता है, चुनाव लोकसभा स्तर पर और जिले स्तर पर और प्रदेश स्तर पर नहीं लड़ा जाता है। चुनाव का केंद्र बिंदु तो बूथ होता है और चुनाव का केंद्र बिंदु शक्ति केंद्र होता है। शक्ति केंद्र, अगर शक्ति केंद्र मजबूत है और हमारा बूथ मजबूत है तो फिर चुनाव हमारे पाले में आएगा ही आएगा। और उस दृष्टि से उसके रखवाले के रूप में आपकी बड़ी भूमिका, उस महती भूमिका के कारण दुनिया के लोकतांत्रिक देशों में सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में जिस पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह सफलता प्राप्त की है, उस भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी आज हमारे इन शक्ति केंद्र संयोजकों के साथ संवाद बनाने के लिए स्वयं प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आए हैं। और इस दृष्टि से मैं उनका आप सबकी ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, जब शक्ति केंद्र मजबूत होगा तो बंगाल जैसी जीत प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। बंगाल की जीत केवल जीत नहीं है, बंगाल की जीत का मतलब पंडित यानी
वह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार करने की जीत है। जिस बंगाल को घुसपैठ का एक अड्डा बना दिया गया था, जिस बंगाल में अराजकता को चरम तक पहुंचा दिया गया था, जिस बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के अनगिनत कार्यकर्ताओं ने अपना बलिदान दिया है, उस बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की थंबिंग मेजॉरिटी के साथ सरकार बनना इस बात को साबित करता है कि हमारा शक्ति केंद्र मजबूत होगा, हमारे लिए कुछ भी कठिन नहीं होगा। और अगर शक्ति केंद्र मजबूत है तो सब कुछ हमारे हाथ में है। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आज के दिन पर आप सबको आह्वान करूंगा कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी एक एक कार्यकर्ता के उत्साह को स्वयं अवलोकन कर रहे हैं, देख रहे हैं, और फिर उसके अनुरूप वे अपने रिपोर्ट और अपना मार्गदर्शन भी फिर भेजेंगे। लेकिन आज के इस अवसर पर यह आप उत्तर प्रदेश के अंदर पहला प्रांत है जो प्रांत राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ अपना संवाद जोड़ करके सौभाग्यशाली हो रहा है। अभी कमेटी गठित हुई और अभी इन्होंने पहला सम्मेलन अपना यहां पर संपन्न करके ये दिखा दिया कि हमारे पास ताकत है और हम लोग के लिए कुछ भी कठिन नहीं। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, अपने शक्ति केंद्र का जो कार्य योजना यहां पर अभी प्रदेश अध्यक्ष जी ने आपको दी है, हर माह अंतिम रविवार के दिन मन के बात के साथ उस हर बूथ और हर शक्ति केंद्र के कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर के मन की बात को सुनना और प्रधानमंत्री जी किन किन बिंदुओं की ओर चर्चा कर रहे हैं उनको नोट करना, जो आपके प्रदेश से संबंधित हैं उनके बारे में चर्चा करना, और फिर अगर आपके यहां कोई उतारने की कोई ऐसी कार्य है, करणीय कार्य को नोट करते हुए उसको लागू करने का कार्य अगर कर सकेंगे तो आने वाले समय में लंबे समय तक हम न केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए अपितु भारतीय जनता पार्टी के साथ ही देश के लिए कार्यकर्ताओं की एक ऐसी फौज खड़ी करवा देंगे जो आने वाले समय में उच्च मूल्यों और आदर्शों के साथ ही राष्ट्र को समर्पित रूप से कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण टीम के रूप में हर एक स्तर पर दिखाई देगी। इस विश्वास के साथ आज जब आप यहां पर आए हैं, हम जानते हैं भीषण गर्मी है, इस भीषण गर्मी में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं, लगातार उनके दौरे चल रहे हैं, अलग अलग राज्यों में भी चल रहे हैं, और कल से ही कल ठीक 11 बजे वे लखनऊ में एयरपोर्ट पर उतरे और 11 बजे से लगातार उनका कार्यक्रम देर रात्रि तक 12 बजे तक उनका कार्यक्रम कार्यकर्ताओं से मिलन का चलता रहा। अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से आज प्रातः काल से 8:30 बजे से ही उनके कार्यक्रम निरंतर चल रहे हैं, बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके। यही है भारतीय जनता पार्टी की यात्रा। चरेवेती चरेवेती के इस मंत्र को हम सबको भी अपने जीवन में अंगीकार करना होगा। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, सरकार आपकी है, आपके सम्मान के विरुद्ध कोई आचरण नहीं कर सकता है। आपके हितों और आपके मूल्यों, आपके आदर्शों के विरुद्ध कोई आचरण नहीं करेगा। और हम सबका आदर्श, हम सबकी प्रेरणा वही है जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व होगा, और हमारा प्रेरणा वही है जो ये राष्ट्र प्रेरणा की 3 महान विभूतियों के नाम पर यहां पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल बना हुआ है। जो प्रेरणा उन्होंने दी वो हमारे जीवन का मंत्र है, और उस मंत्र को जब भी हम आगे बढ़ाएंगे, अपने जीवन में अंगीकार करेंगे, तो आपके सम्मान के विरुद्ध आचरण करने का दुस्साहस कोई नहीं कर पाएगा। इस विश्वास के साथ एक बार फिर से मैं आज के इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय नितिन नवीन जी का इस शक्ति केंद्र संयोजकों के सम्मेलन में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। राष्ट्रीय महामंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी का भी मैं अभिनंदन करता हूं कि इस भीषण गर्मी में पिछले 3 घंटे से आप बैठ करके पूरे मजबूती के साथ
आपने साबित किया है कि हम लोग सम और विषम परिस्थितियों में कार्य करने के लिए में सक्षम हैं और उसी अनुरूप अपना परिणाम भी देंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। मित्रों, हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि बहुत ही यशस्वी, जनप्रिय, कार्यकर्ता प्रिय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी का आज हमको मार्गदर्शन मिलने जा रहा है। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि इसके शक्ति केंद्र सम्मेलन में आज आए हुए सभी कार्यकर्ताओं को अपना पाथेय देने की, अपना मार्गदर्शन देने की कृपा करें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे वंदे। आज हमारे शक्ति केंद्र के इस सभी संयोजकों के सम्मेलन में हमारे बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय पंकज चौधरी जी, जो केंद्रीय मंत्री भी हमारे हैं, हमारे इस राज्य के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, जिनके विकास के और विरासत की राजनीति को आज कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में वो सफलतापूर्वक अपनी सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय बीएल संतोष जी, इस राज्य के दोनों उप मुख्यमंत्री, जिन्होंने अपने नेतृत्व को अपनी कार्य कुशलता के बल पर कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनता को भी अपने संवाद के साथ जोड़ा है, वैसे अपने उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, हमारे संगठन मंत्री प्रदेश के धर्मपाल जी, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, मैं उनको भी बधाई भी देता हूं, वैसे अवधेश द्विवेदी जी, मंच के संचालनकर्ता प्रदेश महामंत्री संजय राय जी, हम सब आज यहां पर शक्ति केंद्र के इस संयोजकों के सम्मेलन में उपस्थित हुए हैं। और जिस प्रकार की ऊर्जा मैं बाएं से दाएं और सामने देख रहा हूं, वो ऊर्जा इस बात का परिचायक है कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आज संकल्प करने को तैयार बैठा है कि शक्ति केंद्र की ताकत के बल पर, शक्ति केंद्र के हमारे संयोजकों के परिश्रम और मेहनत के बल पर 2027 में फिर से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने को तैयार खड़ा है मित्रों। और मैं मानता हूं कि मेरे कार्यकर्ताओं का उत्साह, ऊर्जा जब सामने से लग जाता है तो कितनी भी ताकत विपक्ष लगा ले, उसको धूल चटाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करेगा मित्रों। आज मैं मानता हूं उत्तर प्रदेश को जिस प्रकार से इतने बड़े भौगोलिक राज्य को, जहां पर हम कह सकते हैं कि भारत की आत्मा बसती है, उस उत्तर प्रदेश में जहां पर प्रभु श्री राम का जन्म हुआ हो, उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो हमारे आदर्श ही नहीं, हम सबको दिशा देते हैं, हम सबको अपने उनके आस्था के साथ अपने आप को हम जब जोड़ते हैं तो हमको जीवन का आगे बढ़ने का प्रेरणा मिलता है। वैसे महापुरुषों का जन्म स्थान, ऋषियों की भूमि, संतों की भूमि, और हम कह सकते हैं इस भूमि ने ऐसे ऐसे महापुरुषों को जन्म दिया जिसने इस देश ही नहीं दुनिया को संदेश देने का काम किया है। मैं इस धरती को, इस भूमि को, इस मिट्टी को नमन करता हूं, उत्तर प्रदेश को, कि जिन्होंने भारत को, आत्मा को, भारत की संस्कृति को नई धार दी है। आज के दिन मैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी याद करना चाहता हूं, जिन्होंने हम सबको, इस उनकी ये कर्म भूमि है और इस कर्म भूमि में हमारे कार्यकर्ताओं ने कितने ही प्रेरणा लेकर आज इस देश को नेतृत्व देने का काम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में लोगों ने किया है। लेकिन मित्रों,
आज जिस स्थल पे हम जुटे हैं, मैं मानता हूं कि मैं जब आया यहां पर और माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रदेश अध्यक्ष, माननीय अपने दोनों उप मुख्यमंत्रियों के साथ इस राष्ट्र प्रेरणा स्थल का जब भ्रमण कर रहा था, तो मेरे अंदर एक गर्व की भावना आई। मुझे लगा कि उत्तर प्रदेश ने तो बहुत आयाम विकास के लिए, विरासत के लिए किए, लेकिन राष्ट्र प्रथम के जो नारा, जो हमारा उद्घोष रहता है, उसको आज राष्ट्र प्रेरणा के स्थल पर जिस प्रकार से श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का, श्रद्धेय दीनदयाल उपाध्याय जी का, और कह सकते हैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जिस प्रकार की आदमकद प्रतिमाएं और जिस प्रकार से पूरे राष्ट्र प्रेरणा का ये स्थल का निर्माण किया गया है, मैं मानता हूं आने वाले कई वर्षों तक भाजपा ही नहीं, आने वाली युवा पीढ़ी को ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल प्रेरणा देगा कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व किस प्रकार से विकास और विरासत को साथ लेकर काम करता है। मैं मानता हूं कि इस प्रेरणा स्थल से हमारे कार्यकर्ता आज जहां पर शक्ति केंद्र के जुटे हैं, निश्चित रूप से उनको नई ऊर्जा मिलेगी। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है। मुझे जानकारी मिल रही थी, अभी मुझे पूरे कॉफी बुक को भी देखने का मौका मिला। मैं मानता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस सोच और जिस विचार के साथ नेतृत्व दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उस विकास और विरासत को बढ़ाने का काम कर रही है। मित्रों, मेरे कार्यकर्ता भाइयों, मैं मानता हूं कि आज भीषण गर्मी है, पर हम वो कार्यकर्ता हैं जो परिस्थिति अनुकूल हो या न हो, हम तो प्रतिकूल परिस्थिति में भी कमल खिलाने को तैयार बैठते हैं। और मैं आज आपके उस 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश की जरूर चर्चा करना चाहूंगा। मित्रों, जिस उत्तर प्रदेश ने केवल भ्रष्टाचार देखा हो, तुष्टीकरण की राजनीति देखी हो, परिवारवाद के जहद को देखा हो, और कह सकते हैं अभी बहुत अच्छा हमारे प्रदेश अध्यक्ष कर रहे थे। मैं तो कहता था कि उत्तर प्रदेश में छत्रपों का राज रहता था, हर क्षेत्र का एक छत्रप होता था, वही सत्ता चलाता था। लखनऊ में बैठा हुआ मुख्यमंत्री एक अलग सरकार चलाता था और छत्रप अलग सरकार चलाता। लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने अच्छा कहा, हर जिले में हमारी सरकार का, नरेंद्र मोदी जी का विजन है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, और उस समय तथाकथित सरकारों का मॉडल होता था हर जिले का हर अलग दादा, हर जिले का अपना गुंडा, हर जिले का अपना माफिया। लेकिन मैं कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस गुंडे राज को, उस माफिया राज को हर जिले ही नहीं, हर गांव और कस्बे से भी समाप्त करने का काम किया है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जिस प्रकार से पिछले 9 वर्षों में यहां पर नए नए विकास के आयाम को जोड़ने का काम किया, आज इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से जिस प्रकार से इस राज्य की नई तस्वीर पूरे देश और दुनिया में जा रही है, यहां का जो विकास का मॉडल है, जो अंतिम व्यक्ति तक विकास की योजना को पहुंचाने का, उस मॉडल को भी आज इस राज्य का नेतृत्व नीचे तक पहुंचाने का काम कर रहा है। मैं कह सकता हूं कि वेलफेयर स्कीम को एक समय था, इस देश में कहा जाता था, इस देश के मुखिया और प्रधानमंत्री कहते थे कि दिल्ली से 1 रुपया चलता है तो गरीब के खाते में 15 पैसा पहुंचता है। पर मुझे खुशी है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के गरीब जनता के जनधन खाते के माध्यम से अब वो व्यवस्था पैदा कर दी कि आज दिल्ली के सरकार का हो, ये राज्य में बैठी हुई योगी आदित्यनाथ की सरकार का 1 रुपया गरीब के खाते के लिए चलता है तो 1 रुपया गरीब के खाते तक पहुंचाने का काम किसी करते हैं तो हमारे नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी करते हैं। मित्रों, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। कई बार इस परिवर्तन को हम देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, लेकिन सोचिए एक समय कैसे बिचौलियों का राज चलता था और दिल्ली और लखनऊ में बैठी हुई सत्ता इसका पूरी तरह से इसका फायदा अपने लिए लेती थी। मित्रों, आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश को उस बदहाली से, उस तुष्टीकरण से, उस अराजकतावादी नीति, गलत नीतियों से बाहर निकालने का काम हमारी सरकार ने किया है। मित्रों,
और हम कह सकते हैं कि आज उत्तर प्रदेश को विकास के पैमाने पर जिस प्रकार से अग्रणी राज्यों की भूमिका में लाने का काम किया गया है, पहले तो उत्तर प्रदेश और बिहार को बीमारू राज कहा जाता था। लोग कहते थे कि उत्तर प्रदेश और बिहार का कुछ हो ही नहीं सकता, पर देखिए नरेंद्र मोदी का नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और डबल इंजन सरकार का नेतृत्व आज उत्तर प्रदेश और बिहार विकास के कई पैमाने पर सबसे आगे बढ़कर काम कर रहा है। मित्रों, मैं इसलिए इन राज्यों की बात कर रहा हूं कि जिन राज्यों में अपराधियों का राज होता था, जंगल राज होता था, उन अपराधियों को राज को खत्म करने का काम हमारी सरकार ने किया है। जब शाम में महिलाएं घर से निकलने के लिए डरती थी, शाम में महिलाएं को लगता था कि मेरे बच्चे, मेरे घर के पति, मेरा बेटा अगर बाहर गया है तो वह सुरक्षित वापस लौटेगा कि नहीं लौटेगा, यह संशय की स्थिति में महिलाएं रहती थी। लेकिन आज महिलाएं गर्व से कहती हैं कि हम योगी आदित्यनाथ के राज में रहते हैं, हम माननीय नरेंद्र मोदी के राज में रहते हैं, हमारे लिए कोई डर नहीं, कोई भय नहीं है। मित्रों, मैं इसलिए आज इस बात की चर्चा कर रहा हूं। मित्रों, देश में आज प्रधानमंत्री जी युवा, महिला, गरीब, किसान की बात करते हैं। देश की आधी आबादी को भी किसी ने सम्मान दिलाया, 12 करोड़ शौचालय बने, लखपति दीदी योजना के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम उन्होंने किया। और मैं कह सकता हूं हमारी सरकार ने आधी आबादी को सम्मान भी दिया, स्वाभिमान भी दिया और आने वाले समय में उनको अधिकार भी देने का काम हमारी सरकार करने जा रही है। मित्रों, आज इस राज्य को जिस प्रकार से इसके विरासत को संजोने का काम किया गया हो, मुझे याद है पटना से बनारस बहुत कम दूर है। मित्रों, मैं बनारस जब आता था तो काशी विश्वनाथ की उस तंग गलियों में से गुजरकर भोले बाबा का दर्शन करने जाता था। मेरे मन में एक अलग ही हीन भावना आती थी कि आज हमारे भोले बाबा को किस प्रकार से तंग गलियों में सिकुड़ दिया गया है। मुझे मालूम है कि आप भी बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने जाते होंगे, लेकिन उस कालखंड को याद कीजिए और आज का काशी विश्वनाथ देखिए, आपको गर्व होता होगा कि मैं हर भारतीय को कि आज मेरे आराध्य देव भोले बाबा का दर्शन करने के लिए गंगा के तट पर काशी विश्वनाथ को जब देखता हूं तो मुझे बहुत ही गर्व होता है। मित्रों, मैं आज इसलिए इसकी चर्चा कर रहा हूं, चाहे अयोध्या का प्रभु श्री राम का मंदिर हो। आज कुछ लोग कह रहे हैं कि किस प्रकार से वहां पर चर्चा कर रहे हैं, मैं आज उस चर्चा पर जरूर आऊंगा। मित्रों, ये वही लोग हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम के होने के अस्तित्व पर सवाल उठाया था, सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर किया था कि प्रभु श्री राम एक काल्पनिक चीज हैं। उन्होंने कहा था कि श्री राम सेतु के होने पर सवाल उठाया था। ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पे गोलियां चलाई थी और खून की नदियां बही थी इसी अयोध्या के पवित्र नगरी पर। आज वो बात करते हैं, आस्था की बात करते हैं, और ये घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग कभी हिंदू धर्म की आस्था के पर बात उठा ही नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी और मैं कह सकता हूं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने, वीएचपी के लोगों ने जितना संघर्ष किया, जिस आस्था के साथ 500 सालों का वो संघर्ष और पिछले 100 वर्षों का उनका जो संघर्ष है, वो कहीं ना कहीं आज भव्य अयोध्या का प्रभु श्री राम का मंदिर है उसके रूप में सामने हमें दिखता है। मैं आज आपके सामने स्पष्ट कहना चाहता हूं मित्रों कि जो लोग आज सवाल उठाते हैं, हमारा खून भी बह जाएगा, पर हम इस बात की चिंता करेंगे कि कोई प्रभु श्री राम के मंदिर के आस्था के साथ कोई खेल ही नहीं सकता। इसके लिए चाहे जितनी भी कुर्बानी देनी होगी हम तेरे को तैयार। हमारी सरकार ने स्पष्ट किया है, हम कार्रवाई भी करेंगे, हम जो चीजें हैं उसमें सुधार भी करेंगे, पर जो ये हिंदू विरोधी ताकतें जिन्होंने हमेशा हिंदू धर्म का अपमान किया हो, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया हो, जिन्होंने हमारी आस्था के साथ खेला हो, आज अगर राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं तो मैं आपको स्पष्ट रूप से कहता हूं, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी या केजरीवाल हो, आप हिंदू धर्म को इतना कमजोर मत समझिए कि आपके झांसे में आएंगे, आपके भरमाने पे आएंगे। हमने देखा है जब हिंदू देवी देवताओं का अपमान होता है तो आप मौन रहते हैं। हमने देखा है
तमिलनाडु में जब हिंदू देवी पूजा की पद्धति पर सवाल उठता है तो आपके शागिर्द अपमानित करते हैं, आप चुप रहते हैं। बिहार में जब रामचरितमानस का अपमान हुआ उस समय कांग्रेस के लोग मौन बैठे हुए थे। वहां के सरकार के मंत्री ने जिस प्रकार से अपमानित शब्दों का प्रयोग किया था, और यहां के मुख्यमंत्री जो उस समय के थे, मुझे वो बात दिन याद है किस प्रकार से चीजें हुई थी। मेरे पिताजी भी कार सेवक के रूप में पटना से चले थे, 2 महीने तक जेल में रहना पड़ा था और हम लोग घर में रहते थे। हमें लगता था कब मेरे पिताजी लौट के आएंगे। मैं उस समय मुश्किल से 10-11 साल का रहा हूंगा। हमारे घर में समझ में नहीं आता था कि पिताजी जिस उद्देश्य से गए हैं लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। 2-2 महीने जेल रहे और हमसे हमारी आस्था का सवाल उठाओगे? अरे हमने तो जितनी कुर्बानी दी है, जितनी शहादत दी है, तुम्हारा खानदान भी कभी उतनी शहादत और कुर्बानी का पछतावा नहीं कर सकता है। मित्रों, आपने तो खून की नदियां बहाई हैं। आपकी विरासत हिंदुओं पे गोली चलाने की रही है और हमारी विरासत अपने देवी देवताओं की आस्था के लिए कुर्बान होने की रही है। मित्रों, इसलिए मैं आपके माध्यम से स्पष्ट रूप से कहता हूं, हमने विरासत को संजोया भी है, हम उसको संभालेंगे भी और उस पर गर्व करने के लिए हर हिंदू को प्रेरित करेंगे। मित्रों, आज के दिन मैं आज उत्तर प्रदेश के चुनाव के शंखनाद के रूप में आया था, चुनाव के तैयारी के लिए आया था। मुझे को देखने को मिला कि जिस प्रकार से लखनऊ के कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ एक अलग ही वातावरण में मुझे मिलने पहुंचे, तो मुझे लगा उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं में इतनी ताकत है कि उसे ऐसे विपक्षियों को जवाब भी मिलेगा और आने वाले समय में ये कार्यकर्ता एक एक विषय का जवाब जनता के बीच में लेके जाएंगे। मित्रों, हम मानते हैं पिछले समय में जिन विषयों को लेकर पूरे विश्व में वैश्विक अस्थिरता रही, फिर भी हमारा नेतृत्व सजग रूप से हमारे लोगों की चिंता करता रहा। वैश्विक अस्थिरता के बावजूद भी हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता को कोई तकलीफ नहीं होने दिया। हमने ये चिंता की कि विश्व में कोई भी देश किसी भी प्रकार से काम करे, भारत की राजनीतिक और डिप्लोमेटिक राजनीति हमेशा सबको लेकर साथ चलने की रही है। और यही कारण है कि इतने बड़े वैश्विक अस्थिरता के बावजूद भारत की आर्थिक व्यवस्था को हम मजबूत करते रहे। मैं आज मानता हूं कि आज जिस प्रकार से जिस स्थल पे हम आए हैं, मुझे वो भी प्रेरणा दे रहा है। और मैं आज आपके माध्यम से अपने शक्ति केंद्र के कार्यकर्ता, मैं आपसे आग्रह करने आया हूं, आप सब धन्य हैं, उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिसके नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी रहे। एक ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा दिया, एक ने अंत्योदय का नारा दिया और एक ने सुशासन का नारा दिया। और हम कह सकते हैं हमारे आज के नेता हम सबके प्रेरणा, और हम कह सकते हैं इस विश्व को नेतृत्व देने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक भारत श्रेष्ठ भारत, अंत्योदय और सुशासन की राजनीति को एक साथ एक स्वर में लेकर जनता की सेवा कर रहे हैं। आज कल का दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की 125वीं जयंती का दिन होगा और मुझे आज के दिन वो विषय आज आपके सामने जरूर चर्चा करना चाहता हूं। कल मुझे जम्मू जाने का मौका मिलेगा, उस स्थल पर जाने का मौका मिलेगा, उस धरती पर जाने का मौका मिलेगा जहां पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने बलिदान दिया था। वही 370 धारा को समाप्त करने के लिए उन्होंने अपने जानों की आहुति दी थी। भारतीय जनता पार्टी का पहला जनसंघ का पहला संस्थापक अध्यक्ष अपनी जानों की आहुति केवल कश्मीर के 370 धारा को समाप्त करने के लिए दिया। हमारी परंपरा रही है कि हम अपने राष्ट्र के विषयों को लेकर, हम अपने आस्था के विषयों को लेकर हर कुर्बानी देने को तैयार रहते हैं। और आज जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 370 धारा को समाप्त किया, कश्मीर को पूर्ण रूपेण आजादी दिलाई, तो आज उस राज्य को में मुझे जाने का मौका मिल रहा है। मैं कह सकता हूं मित्रों, मैंने 2011 का भी कालखंड देखा जब मैं युवा मोर्चा का राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में काम कर रहा था। राष्ट्रीय एकता यात्रा कलकत्ता से कश्मीर गई थी। उस यात्रा के क्रम में मैं जम्मू कश्मीर की व्यवस्था देख रहा था। मुझे जब कश्मीर में लाल चौक पर जाने का मौका मिला, मैं वहां के प्रशासन से बात करने गया था। मैं युवा मोर्चा के उस आवेदन को लेके गया था कि भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा का कार्यकर्ता 26 जनवरी को वहां पर भारत का तिरंगा लहराना चाहता है। मुझे यह बात आज बताते हुए गर्व होता है कि जब मैं वहां गया और मैंने ये बातें रखी तो वहां का प्रशासन कहता है
भारत का तिरंगा यहां नहीं लहराया जा सकता, क्योंकि कश्मीर की घाटी में अशांति हो जाएगी। ये वो 2011 का भारत था। कहां गए वो राहुल गांधी, कहां गए वो केजरीवाल, कहां गए वो अखिलेश यादव? क्यों उनके मौन बैठे थे उस समय? क्यों चुप रहते थे? उन्हें कश्मीर की चिंता नहीं थी, उन्हें भारत के तिरंगे के सम्मान की चिंता नहीं थी। और जब मैं कश्मीर के लाल चौक पर प्रेस वार्ता करने आया तो मैंने देखा कि पाकिस्तान का झंडा वहां लहरा रहा है और दिल्ली और कश्मीर में बैठी हुई सरकार मौन बैठी थी। मैंने आज जब समय बीता, हम लोगों ने कार्यक्रम किया, प्रयास किया तिरंगा लहराने का। हमारे प्रयास के बावजूद 3 साल बाद हमें फिर से एक ऐसी सरकार मिली जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, जिसने फिजा बदल दी मित्रों। और मैं कह सकता हूं कि अब कश्मीर का लाल चौक तिरंगे से लहराया नजर आता है और एक एक भारतीयों को गर्व होता है कि ये मेरा भारत बदल गया है, मेरे भारत का तिरंगे का सम्मान बदल गया है मित्रों। जो लोग कल तक भारत का तिरंगा लहराने से डरते थे, आज भारत का तिरंगा गर्व से लहराते हैं और कहते हैं कि मैं भारतीय हूं मित्रों। यह है परिवर्तन। और ये क्या बताएंगे जिन्होंने इस जमीन को बेचने का काम किया हो, जिन्होंने इस मिट्टी को गिरवी रखने का काम किया हो? इनके नेतृत्वकर्ता हमेशा से कंप्रोमाइज राजनीति किए हैं। 2012 में मुझे तवांग जाने का मौका मिला था। मैं तवांग की घटनाओं भी आज लखनऊ के कार्यकर्ताओं के बीच में रखना चाहता हूं। जब मैं तवांग गया तो मैंने देखा कि चाइना के बॉर्डर पर बड़ी अच्छी सड़क बनी थी और हमारे तरफ कच्ची सड़कें थी। मैंने पूछा वहां पर सैनिकों से, वहां के लोगों से कि आखिर क्या कारण है कि भारत की सरहद पर कच्ची सड़कें हैं और चीन के सरहद में पक्की सड़कें हैं। तो जो जवाब मिला वो मैं आज आपके बीच में रखना चाहता हूं मित्रों। उन्होंने कहा 1962 में जब चीन आया था तो उसके लोग भारत में घुसे थे और उसके बाद वो पूरे लौटना उनको इसलिए पड़ गया क्योंकि वो दुर्गम पहाड़ियों और कच्ची सड़कों से लंबा समय नहीं बिता पा रहे थे। इसलिए 50 साल बाद 2012 की मैं घटना बता रहा हूं। 1962 के शहीदों को नमन करने के लिए मैं गया था और 50 साल बाद उस समय की केंद्र की सरकार की सोच यही रही थी कि अगर हम सड़क बना देंगे तो विदेशी ताकतें हमारे देश में घुस जाएंगी। यह उस समय का भारत था और आज का भारत नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उस सीमा तक 4 लेन सड़कें बनी है मित्रों। यह दिखाता है कि नया भारत किस दिशा में चलता है। आज का भारत सैनिकों को गर्व होता है, हमारे वहां पर सड़कें भी बनती हैं, हमारे एयरबेस भी बनते हैं। यह कहीं ना कहीं स्पष्ट दिखाता है कि हमारा नेतृत्व निर्णायक नेतृत्व है, जिसकी नीतियां स्पष्ट हैं, जिसका नीयत स्पष्ट है और जिसमें निर्णय लेने की क्षमता है। ऐसा नेतृत्व हमारे नरेंद्र मोदी का है मित्रों। और मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश से जो आवाज 2027 में निकलेगी वो केवल उत्तर प्रदेश में हैट्रिक नहीं लगेगा मित्रों। उत्तर प्रदेश में केवल हमारी एक और सरकार नहीं बनेगी, उत्तर प्रदेश से दिल्ली में 2029 का भी रास्ता साफ होगा और 29 में भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर से भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की सरकार बनेगी मित्रों। मैं आज आपके बीच में आया हूं इन बातों को इसलिए स्पष्ट करने के लिए मित्रों। आइए पूरे ताकत और पूरे शिद्दत से अपने बूथ को जीतने का लक्ष्य की ओर बढ़ चले। मुझे मालूम है कि शक्ति केंद्र का यह कार्यकर्ता का संकल्प कर लिया और जिस प्रकार से आज आपने रिपोर्ट लेकर आए हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे शक्ति केंद्र के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के बूथ को भी शक्ति देंगे, जिला को भी शक्ति देंगे, प्रदेश को भी शक्ति देंगे और राष्ट्र को भी शक्ति देंगे मित्रों। मुझे मालूम है कि अगर यह शक्ति केंद्र का कार्यकर्ता अपने बूथ की मजबूती के लिए खड़ा हो गया तो कितने भी विपक्ष के साथी एक साथ आ जाएं। अरे कौरव तो हमेशा एक साथ ही आए हैं ना मित्रों। जब भी कौरव और धर्म की युद्ध हुई है तो अधर्मी हमेशा बड़ी संख्या में आए हैं। हमें अधर्मियों से डरने की आवश्यकता नहीं है मित्रों। हम धर्म की लड़ाई लड़ते हैं, हम उस लड़ाई को अपने देश के लिए लड़ते हैं। हम नेशन फर्स्ट पार्टी, नेक्स्ट सेल्फ लास्ट की पॉलिसी पे काम करने वाले लोग हैं। हम उस देश के निवासी हैं जिस देश में हम ये बात कहते हैं कि अपनी मिट्टी के लिए मर जाना मंजूर है, पर इस देश की मिट्टी के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि मित्रों आइए इस देश के युवाओं को कि आइए आप 1 लाख से अधिक युवा इस देश की राजनीति में आए और कहीं ना कहीं इस देश को नेतृत्व दें। मैं आज युवा साथियों से भी यहां कहता हूं मित्रों, आप भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता हैं जिसके परिश्रम और मेहनत के बल पर
कल इसी में से कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है मित्रों। यही भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है मित्रों कि जो बूथ पे भी काम करता है, जो शक्ति केंद्र में भी काम करता है, वो पार्टी का शीर्ष पे पहुंच सकता है। पर इन विपक्षी पार्टियों के लोग उस परिवार में जन्म लेंगे तभी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, इसके अलावा कोई आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता है। राहुल बाबा कई बार घूमते हुए दिल्ली यूपी आते हैं, उनसे पूछिएगा जब जब इस देश के विषय को आया आपने विदेशी लोगों से समझौता किया, जब जब इस देश के सम्मान की बात आई आपने इस देश का मजाक उड़ाने का काम किया। कभी आपने नहीं देखा होगा कि उन्होंने भारत के इतिहास पर, भारत के संविधान पर, भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों पर गर्व किया हो। उन्हें गर्व है तो केवल अपने दादा और नानी पर, जिन्होंने इस देश को हमेशा बांटने का काम किया। मैं आज आपके माध्यम से मित्रों यह आग्रह कहने आया हूं, कांग्रेस तो मृत प्राय है, कांग्रेस तो समाप्त हो चुकी है, पर ये जो साइकिल वाली पार्टी है इसका भी टायर पंचर करने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करेगा। और इस बार तो साइकिल का कबाड़ में जाएगी मित्रों, इस बार साइकिल मरम्मत भी नहीं हो पाएगी, इस बार साइकिल पूरी तरह से कबाड़ में जाएगी। इसकी व्यवस्था शक्ति केंद्र का कार्यकर्ता करने को तैयार है मित्रों। मैं आपके माध्यम से अपने सभी कार्यकर्ताओं से कहता हूं मित्रों, आइए भारतीय जनता पार्टी के उस नारे को बुलंद करें जिसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मूल मंत्र हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। हम समाज के हर वर्ग को लेकर चलने को तैयार हैं, हम समाज के हर वर्ग के साथ खड़े होने को तैयार हैं, क्योंकि हम भारत प्रथम के साथ काम करते हैं मित्रों। कौन किस समाज से आता है इस बात की चिंता हम नहीं करते, हम इस देश बात की चिंता करते हैं कि वो भारत का मिट्टी का लाल है, हम उसको हमेशा आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उसकी सुरक्षा, उसके विकास की चिंता करते हैं। इसलिए मित्रों आने वाले समय में ये जो घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग हैं ये हमें बांटने का प्रयास करेंगे। अंग्रेजों ने जो बांटने की राजनीति की थी वही राजनीति कांग्रेस की ये वर्तमान टीम और अखिलेश यादव करते हैं। इनके अंदर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है, पर वो समय बदल गया। अब ये समय नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का है, इसको कोई बांट नहीं सकता। इस बात का विश्वास मेरे कार्यकर्ताओं पर है मुझे मित्रों। इसलिए आइए हम सब कोई उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के जो अपने सपने को साकार करना है, हमें 2047 का विकसित भारत बनाना है और 2047 के विकसित भारत के सपने को कहीं ना कहीं कोई साकार करेगा तो हम यहां पर बैठा हुआ मेरा शक्ति केंद्र का कार्यकर्ता करेगा। 2047 का अगर विकसित भारत का सपना, 2047 का विकसित उत्तर प्रदेश का सपना पूरा करना है तो 2047 तक भाजपा को भी प्रचंड बहुमत से इसी प्रकार से लगातार विजय श्री दिलाते रहना होगा मित्रों। और मैं अपने इस कालखंड के कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूं, हमारे पूर्वजों ने, हमारे वरिष्ठ नेताओं ने जो संघर्ष और समर्पण से काम किया है, इस पीढ़ी के लोग को भी संघर्ष और समर्पण के साथ नई भारत की नई इबादत को लिखना है मित्रों। तो आइए अपने नए भारत के निर्माण के लिए, 2047 के विकसित भारत के निर्माण के लिए 2027 में कमल का फूल खिलाने हर बूथ पर हम जाएंगे और बूथ को जीतकर भाजपा को विजय श्री बनाए दिलाएंगे। मित्रों मैं आज सबको अवध की इस नगरी को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं मेरे उन कार्यकर्ताओं को जिसने इस गर्मी में, इस भीषण गर्मी में उपस्थिति देकर आपने जितनी ऊर्जा यहां दिखाई उससे हमारा पूरा प्रदेश नेतृत्व ऊर्जामान हुआ है। मैं कहता हूं कि कार्यकर्ताओं की ऊर्जा से नेता को ऊर्जा मिलती है, नेता तो केवल उन कार्यकर्ताओं का एक सहयोगी होता है। इसलिए मेरे कार्यकर्ता भाइयों, आपकी ताकत ही हम सब की ताकत है। अगर आप ऊर्जावान हैं, आप शक्तिमान हैं, तो हम निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को वो विजय श्री दिलाएंगे जो विपक्ष के साथियों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। मैं आप सबको अभिनंदन करते हुए, आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, आइए अपने भारतीय जनता पार्टी को उस परम वैभव पे, उस परम शीर्ष पे पहुंचाने की दिशा में हम फिर से आगे बढ़ चले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तर प्रदेश। बोले भारत माता की। मित्रों आज का यह कार्यक्रम यही संपन्न होता और इसी के साथ माननीय इस कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य समय देने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, माननीय राष्ट्रीय महामंत्री संगठन आदरणीय बीएल संतोष जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, प्रदेश अध्यक्ष माननीय पंकज चौधरी जी, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश के महामंत्री संगठन माननीय धर्मपाल जी को
हम सभी कार्यकर्ता धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आज का कार्यक्रम यही संपन्न होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।